नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है वसीयत क्या है, यह कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, आइए अब हम वसीयत के बारे में चर्चा करें। दोस्तों, हर आदमी के ज़िंदगी में पैसा होता है, रुपया होता है, संपत्ति होती है। वो भी चाहता है कि मेरे मरने के बाद यह संपत्ति हमारी किसे मिले। तो दोस्तों, उसके लिए एक वसीयत का निर्माण करना पड़ता है, जिसे हम अंग्रेजी में विल कहते हैं, और हिंदी में एक और उसका शब्द है दोस्तों, इच्छा पत्र। यानी वसीयत, इच्छा पत्र और विल तीनों एक ही चीज़ है। दोस्तों, आइए पहले वसीयत की परिभाषा समझें। दोस्तों, वसीयत वह दस्तावेज है जो वसीयतकर्ता का स्वतंत्र और अंतिम इच्छा पत्र है दोस्तों, और यह स्वअर्जित संपत्ति के लिए ही किया जाता है। दोस्तों, वसीयत का मतलब हुआ कि इंसान अपनी स्वअर्जित संपत्ति यानी अपने हिस्से की संपत्ति या अपने खरीदी हुई संपत्ति या उसे जो दान में मिली है वो संपत्ति या उसको जो कोई वसीयत किया है पहले उसे निजी तौर पर प्राप्त हुई है वह संपत्ति को अपने मरने के बाद, अपने स्वर्गवास के बाद उसका उत्तराधिकारी वो किसे बनाता है। यानी वह संपत्ति इच्छा पत्र के अनुसार उस व्यक्ति को मिलेगी जो इच्छा पत्र का ग्राही होगा, यानी जिसके नाम से इच्छा पत्र वो वसीयतकर्ता बनाएगा। दोस्तों, अब इसमें देखें, इस परिभाषा के अंदर में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला है दोस्तों, वसीयत स्वअर्जित संपत्ति का ही होना चाहिए। दोस्तों, स्वअर्जित संपत्ति का मतलब यह नहीं कि सिर्फ आपकी निजी कमाई, आपको जो दान में मिला है उस संपत्ति को भी, आपको जो पहले से पूर्वज लोग या कोई दूसरे आदमी वसीयत आपको कर गए हैं उससे भी जो आपको संपत्ति मिली है वह संपत्ति भी, या दोस्तों जो खानदानी संपत्ति है उसमें आपका निजी शेयर कितना है, आपका निजी हिस्सा कितना है, वह आपका हुआ, वह आपकी संपत्ति हुई। दोस्तों, इन्हीं संपत्तियों का वसीयत बनाया जा सकता है। दोस्तों, शामिलात परिवार के, संयुक्त परिवार के शामिलात संपत्ति का वसीयत नहीं बनाया जाता। दोस्तों, इसीलिए इससे बचें। ऐसा न कि कोई गार्जियन हो, घर के कर्ता धर्ता हो और संयुक्त परिवार के शामिलात संपत्ति को वसीयत बना दें किसी एक के नाम से जिसमें अन्य लोगों का शेयर हो। ऐसा वसीयत न्यायालय में चुनौती देने पर कैंसिल कर दिया जाता है। दोस्तों, निरस्त कर दिया जाता है। अब दोस्तों, वसीयत कब प्रभावी होता है, आप उसके अंतिम इच्छा पत्र को देखें। वसीयत के परिभाषा में है स्वतंत्र और अंतिम इच्छा पत्र होना चाहिए। तो वह अंतिम इच्छा पत्र कब से प्रभावी होता है? दोस्तों, वसीयतकर्ता का जो वसीयत है, जो विल है, जो इच्छा पत्र है, उस वसीयतकर्ता के मृत्यु के बाद ही लागू होता है। दोस्तों, मृत्यु के बाद ही प्रभावी माना जाता है, उसके जीवन काल में नहीं। एक वसीयतकर्ता अगर चाहे तो अपने जीवन काल में 10 वसीयत बना सकता है, 10 को रजिस्टर्ड करा सकता है, लेकिन कोई वसीयत मान्य नहीं होगा। दोस्तों, वही वसीयत मान्य होगा जो उसका अंतिम होगा। कहने का मतलब, वसीयत वसीयतकर्ता का स्वतंत्र और अंतिम इच्छा पत्र है जो वह अपने स्वअर्जित संपत्ति के लिए करता है कि मेरे मरने के बाद इसका देखरेख, इसका मैनेजमेंट किसे हम दे दें। दोस्तों, वसीयतकर्ता अगर चाहे कि वसीयत को हम कैंसिल कर दें तो वह कैंसिल करा सकता है, वह स्वतंत्र है। दोस्तों, वसीयत को कैंसिल कराने के लिए वसीयतकर्ता को कुछ नहीं करना पड़ता, वह सिर्फ लिख देगा कैंसिल या दूसरा वसीयत बना देगा। वैसे ही दूसरा वसीयत जैसे ही बना दोस्तों, वैसे ही पहला वसीयत कैंसिल हो जाता है। यानी पहले बार का अनेकों बार बनाया गया वसीयत अंतिम इच्छा पत्र, अंतिम वसीयत के आगे में निष्प्रभावी हो जाता है। दोस्तों, वसीयत सादा कागज पर भी बनता है, वसीयत टाइप पेपर पर भी बनता है, वसीयत स्टाम्प पर भी बनता है, वसीयत हस्तलिखित भी हो सकता है, और वसीयत रजिस्टर्ड भी हो सकता है। दोस्तों, वसीयत अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। दोस्तों, यहाँ एक ध्यान देने की जो बात है वो ये है कि घर में बनाया हुआ जो भी दस्तावेज, उसकी मान्यता सरकारी कार्यालय में बनाए हुए दस्तावेज से कुछ कम होती है। दोस्तों, इसीलिए वसीयत को थोड़ा रजिस्टर्ड करा लें तो ज़्यादा ठीक होगा। वसीयत को रजिस्टर्ड कराना ऐसे आवश्यक नहीं है दोस्तों, लेकिन रजिस्टर्ड कराने से थोड़ी उसकी कानूनी मान्यता बढ़ जाती है। अब आइए दोस्तों, अब ये देखें कि वसीयत हम कैसे तैयार करें कि वसीयत हमारा न्यायालय में कैंसिल न हो या न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दिया जा सके। इसमें 3-4 बातों पर ध्यान देना है। दोस्तों, पहली बात है
कि वसीयत करता वसीयत ग्राही के प्रभाव में न हो। वसीयत ग्राही का मतलब हुआ दोस्तों वह व्यक्ति जिसके नाम पर वसीयत करता वसीयत लिख रहा है, यानी दोस्तों वसीयत ग्राही के किसी भी प्रभाव से वसीयत करता मुक्त हो और मुक्त होकर वह अपना अंतिम इच्छा पत्र यानी वसीयत लिखा हो। वसीयत ग्राही का उस पर दस्तखत भी नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का संदेह भी नहीं होना चाहिए कि जिसके नाम से वसीयत लिखा जा रहा है वह व्यक्ति वसीयत लिखते समय वसीयतकर्ता के साथ था या वसीयतकर्ता को किसी न किसी रूप से वसीयत लिखने के लिए प्रभाव डाल रहा था या दबाव डाल रहा था। दोस्तों कहने का मतलब वसीयत ग्राही जो है जिसके नाम से वसीयत लिखा गया वह किसी प्रकार का वसीयतकर्ता की वसीयत लिखने में दखल नहीं देगा, न उसका वसीयत पर दस्तखत होगा। दोस्तों अब दोस्तों वसीयत वकील के द्वारा भी बनाया जाता है। आप जाएंगे वकील के पास, कहेंगे कि सर आप हमें वसीयत बना दें, लेकिन दोस्तों जब वकील वसीयत बनाएंगे तो उनको उसको प्रूव करना होगा, यानी वो अपना उस पर दस्तखत करेंगे, सर्टिफाई करेंगे कि हाँ वसीयतकर्ता की इच्छा के अनुरूप वसीयतकर्ता के कहे अनुसार मैंने यह वसीयत बनाया और मेरे सामने इनके दो गवाह ने दस्तखत किया, वसीयतकर्ता ने इस पर दस्तखत किया और मैं इसे अभी प्रमाणित करता हूँ। दोस्तों अब दूसरा आधार है, दूसरा इसका वसीयत लिखने का है दूसरा पॉइंट, दूसरा महत्वपूर्ण बात कि वसीयत पर दो स्वतंत्र साक्षी होने चाहिए। दोस्तों यानी दो स्वतंत्र साक्षी का दस्तावेज ही, दो स्वतंत्र साक्षी का दस्तखत ही वसीयत को निष्पादित कर सकता है। दोस्तों अन्यथा वसीयत न्यायालय में चैलेंज होगा और वहाँ समाप्त कर दिया जाएगा, उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर एक साक्षी भी है दोस्तों तो वसीयत कैंसिल हो जा सकती है। इसीलिए ध्यान दें वसीयत बनाते समय उस वसीयतनामा पर दस्तखत दो स्वतंत्र गवाह का होना जरूरी है। दोस्तों ये दो बातें हुई, एक तो है कि जो हितग्राही है उसकी उपस्थिति वहाँ न हो और दूसरा दो स्वतंत्र साक्षी का दस्तखत वसीयत पर होना जरूरी है। दोस्तों अगर मान लीजिए कि जो वसीयत करता है वह बीमार है, दोस्तों ऐसी परिस्थिति में वसीयत करते समय उसको वसीयत करता जरूर उसका वीडियोग्राफी करवा ले, अन्यथा न्यायालय में चलने के बाद विरोधी पक्षकार जो हैं वह चैलेंज करेंगे कि वसीयत करता बीमार था और वसीयत का जो हितग्राही व्यक्ति है वह दबाव डालकर या वसीयतकर्ता को समझ में नहीं आ रहा था कि वसीयत का इंग्रेडिएंट क्या है और उसके बाद भी वसीयतकर्ता का दस्तखत ले लिया और वसीयत संपन्न हो गया। इसलिए दोस्तों यहाँ याद करने की बात है कि वसीयतकर्ता अगर बीमार है तो उसका कम से कम वीडियोग्राफी आप जरूर करवा लें। दोस्तों अगर दोस्तों उपरोक्त लिखी हुई बातों के अनुसार आप वसीयत बनाते हैं और उपरोक्त बातों पर अगर आप ध्यान दिए तो निश्चित तौर पर आपका वसीयत वैलिड होगा, न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर चुनौती मिली भी तो वह निरस्त नहीं होगा। दोस्तों इसलिए ध्यान रखें वसीयत बनाने के लिए इन बातों की जरूरी आवश्यकता है। पहला वसीयतकर्ता का दस्तखत, वसीयतकर्ता के दो स्वतंत्र साक्षी का दस्तखत, वसीयतकर्ता का स्वतंत्र और अंतिम इच्छा पत्र होना चाहिए और स्वअर्जित संपत्ति होना चाहिए। इसमें किसी अन्य पटीदार या अन्य शेयर होल्डर का कोई शेयर नहीं होना चाहिए। यहीं पर मेरा वसीयत समाप्त हुआ। कैसे बनाई जाती है दोस्तों, अब अगले वीडियो में मैं दूंगा वसीयत को चुनौती कैसे दी जा सकती है। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। विशेष अगले वीडियो में अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद दाहिने तरफ का बेल बटन दबाना न भूलें और दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अपने हित कुटुंब को भी शेयर करें ताकि जिन लोगों को इस तरह का वसीयत बनाना हो उपरोक्त इस बस वीडियो में दी गई बातों को ध्यान में रखते हुए अगर वसीयत बनाएंगे तो उनका वसीयत निश्चित तौर पर मान्य और वैलिड होगा। दोस्तों धन्यवाद।